सर आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ अवर पीटी 365 पॉलिटी सीरीज। तो देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या देखना है हमें आज। तो इसमें डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी न्यूज़ के अंदर रही है वो हम डिस्कस करेंगे। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये लोकपाल के बारे में, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो ये आपको कन्फ्यूज़न दूर होगा इससे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट आर्टिकल जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो न्यूज़ में किया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो भी रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट के कनेक्शन में जो भी रिपोर्ट ये कैग ने दी गई है उसमें ये टर्म मेंशन की गई है कि रिटायरिंग जो प्राइसिंग की गई है। तो ये होता क्या है कि जो रिटायरिंग प्राइसिंग में जो सिलेक्शन और एडेप्शन होता है कि रिमूव कर दी जाती है जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उस डॉक्यूमेंट के अंदर, तब उसको आगे रिपोर्ट को दिया जाता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है, वो उसके स्पॉटलाइट में आ गई है कि ब्रॉट बैक इनटू द स्पॉटलाइट द रोल ऑफ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये बॉडी क्या है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आर्टिकल 148 के अंदर आता है जो प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट ऑफिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ द कैग। तो ये हेड होता है इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट करता है। टेन्योर है इसका 6 ईयर और 65 ईयर कि कोई भी दोनों में से जो पहले आएगा। और रिज़ाइन किसे देता है ये अपना, तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है प्रेसिडेंट को, और रिमूव कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के ऑफिस, इस अपने ऑफिस से प्रेसिडेंट के द्वारा उन सेम ग्राउंड पे जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूव होता है। जो हमारा जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट 1968 सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस किया है, उस बेसिस पे वही यहाँ पे डिफाइन किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन जो दोनों ही हाउस से पास किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से, अदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। नेक्स्ट है कि ये एलिजिबल नहीं होते फर्दर ऑफिस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी भी स्टेट में जब वो एक बार अपना ऑफिस छोड़ देते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस होते हैं जो भी ऑफिस ऑफ कैग के इंक्लूड इनकी सैलरी अलाउंसेज और पेंशन वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं। दैट्स वाई नॉट सब्जेक्ट टू द वोट, मीन्स कि ये जो पार्लियामेंट वोट डाल के इनको चेंज नहीं कर सकती। अब ड्यूटीज़ पावर तो कैग देख लेते हैं। तो जो अंडर आर्टिकल 149 तो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो ड्यूटीज़ और पावर जो कैग की है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है वो एक्ट लाता है। तो इस एक्ट को आप ध्यान रखेंगे डीपी कोड से, छोटी छोटी चीज़ बड़ी ही डिफर करेंगे आपको, एक बार हल्का से याद रखेंगे। डीपीओ दैट इज ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, और ये ऑडिट करता है अकाउंट रिलेटेड टू सभी एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसिस्टेंसी फंड इंडिया के और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो यूटीज होती है, मतलब आप यहाँ से याद रखिए कि स्टेट, यूटी और इंडिया, तो इनके भी तीनों कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट इसका भी, और यूटीज़ का भी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है कि जो कैग ऑडिट करता है रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर की जो इनकम है और एक्सपेंडिचर दोनों ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। तो जो सभी बॉडीज़ और जो अथॉरिटीज़ हैं जो इसमें कीवर्ड है सब्सटेंशियली फाइनेंस हो रही है जो फ्रॉम द सेंट्रल या स्टेट रेवेन्यू से, कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज या अदर कॉरपोरेशन बॉडीज़ की जो गवर्नमेंट से रिगार्डिंग है वो सभी इससे ऑडिट करता है ये रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। और ये 3 रिपोर्ट सबमिट करता है जो हमने पॉलिटी में डिस्कस किया था कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। और ये रिगार्डिंग जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है पार्लियामेंट की, तो वहाँ पे से ऐसा गाइड एक्ट फ्रेंड और फिलोसफर बोला जाता है। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब डिस्कस करते हैं लोकपाल के बारे में। तो रिसेंटली जो आरटीआई इंक्वायरी ने रिवील किया है कि जो भी प्रोविज़न है लोकपाल के वो ऑपरेशनलाइज नहीं हुए, मीन्स यूज़ में नहीं आए। इवन जो इसको 5 साल हो गए इस एक्ट को पास हुए। तो लोकपाल के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो फर्स्ट है लोकपाल, ये हमारा देखता है यूनियन के केसेस, लोकायुक्त स्टेट की इंक्वायरी करता है, वो यहाँ पे दिया गया है। इंक्वायरी इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज। कंपोजिशन क्या है कि इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं, जिनमें से 50% जो मेंबर होते हैं वो जुडिशियल मेंबर होते हैं, एंड 50% इज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, नोट इट्स फ्रॉम SC, ST एंड OBC, माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। अब अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है कि 2 स्टेज का जो प्रोसेस रहता है। पहला है सर्च कमेटी कि जो सर्च कमेटी वो रिकमेंड करती है कि पैनल ऑफ नेम्स, हाई सिलेक्शन कमेटी का। अब सिलेक्शन कमेटी को आप कैसे याद रखेंगे, तो इसमें जो दिए गए कि प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर। तो इससे हमने जो भी हम कमेटी जहाँ भी अभी डिस्कस कर रहे हैं पीटी में, तो हमें एक चीज़ जरूरी पीलॉक हम लगा रहे हैं हर जगह। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे पीलॉक्स कि जो हमारा प्लूरल हो गया, ये वर्ड हमारी ट्रिक प्लूरल हो चुकी है। तो पीलॉक्स हमने यूज़ किया कि बिकॉज जो ये सिलेक्शन कमेटी है इसमें आप पी से प्राइम मिनिस्टर याद रखेंगे,
L इज लीडर ऑफ अपोजिशन, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। C से हम याद रखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और E इज कि जो यहाँ पे एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर मेंबर, और S होगा हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये पूरे ही आपके मेंबर्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं इन रिकमेंडेड नेम्स को, जो भी रिकमेंड किया जाता है नाम उसको फिर अपॉइंट करते हैं वो। अब जुडिक्शन इसका इंपॉर्टेंट है कि कितने तक इसका जुडिक्शन चलता है। तो कोई भी एनीवन हु इज और हैज़ बीन, तो इज और हैज़ बीन मीन्स जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर है या रह चुके हैं, कि जैसे मनमोहन सिंह जी और सभी, इनके ऊपर भी इसका जुडिक्शन है। और कोई भी मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज जो यूनियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल्स है अंडर ग्रुप ए बी सी डी, और जो चेयरपर्सन्स या मेंबर ऑफिसर्स या डायरेक्टर किसी भी बोर्ड कॉर्पोरेशन का, सोसाइटी का, ट्रस्ट का, ऑटोनोमस बॉडी का, जो भी एस्टेब्लिश किया गया किसी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से, या होली और पार्शली हमारी सेंट्रल द्वारा फाइनेंस किया जा रहा हो, फंड किया जा रहा हो, और कोई भी सोसाइटी या ट्रस्ट जो फॉरेन से 10 लाख का कंट्रीब्यूशन ले रही है, 10 लाख का या इससे ऊपर का, तो सभी जो है इसके अंदर आती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन अबव 10 लाख, तो इसमें केवल 10 लाख से ऊपर वाली है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि जो एक्सेप्शंस क्या है प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग में, कि जो भी कि अलाउ नहीं करता कि जो लोकपाल इंक्वायरी करेगा इफ द एलिगेशन अगेंस्ट द पीएम रिलेट टू, कि अगर पीएम के अगेंस्ट में जो भी एलिगेशन लग रहे हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी या स्पेस से रिगार्डिंग है, तो वो लोकपाल इंक्वायरी नहीं करेगा, बिकॉज इनकी पॉलिसीज को चेंज कर देता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कोई भी कंप्लेंट जो पीएम के अगेंस्ट में होगी वो तब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होगी जब तक जो फुल एक जो लोकपाल की बेंच है वो उसे कंसिडर ना कर ले कि इनिशिएट करना इंक्वायरी को, उनमें से जो 2/3 दैट इज 2/3 ऑफ द मेंबर्स अप्रूव ना कर दें। तो ये जो इस तरह की इंक्वायरी होती है अगेंस्ट पीएम, ये कैमरा में कंडक्ट की जाती है। अगर लोकपाल को लगता है कि जो ये इंक्वायरी डिसमिस करनी चाहिए, तो जो रिकॉर्ड्स हैं इंक्वायरी के वो पब्लिश ना करे और किसी को भी अवेलेबल ना कराए। अब सैलरी अलाउंसेज और सर्विस कंडीशन होती है लोकपाल के जो चेयरमैन की, वो सेम होती है सीजीआई के, और जो उसके मेंबर्स होते हैं उनकी सेम होती है टू द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखेंगे। इंक्वायरी विंग और प्रोसिक्यूशन विंग होती है। इंक्वायरी विंग कंडक्ट करती है जो पहली प्री इंक्वायरी होती है, और प्रोसिक्यूशन विंग जो भी प्रोसिक्यूशन के लिए पब्लिक सर्वेंट का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये करता है रिलेटेड टू द कंप्लेंट्स। और पावर रिस्पेक्ट टू द सीबीआई, अब जो भी ये इंपॉर्टेंट है कि जो सुपरविजन की पावर है और डायरेक्शन की और एनी इन्वेस्टिगेशन, कि सपोज किसी जो भी सीबीआई का कोई ऑफिसर है तो लोकपाल उसको जो भी केस हैंडल करता है तो ये उसको टाइम टू टाइम उससे इंक्वायरी ले सकता है कि क्या हुआ उस केस का, कितना हुआ केस का। और दूसरा है कि जो ट्रांसफर है ऑफिसर्स ऑफ द सीबीआई, कि जिस ऑफिसर को स्पेसिफाई केस दिया गया है तो उसका जो ट्रांसफर है वो किसके अप्रूवल से होता है, वो लोकपाल के अप्रूवल के बाद होता है। अब टाइमलाइन क्या है इंक्वायरी की, तो 6 महीने तो जो इंक्वायरी है कंप्लीशन की टाइम दिया हुआ, लेकिन जो 60 डेज है वो इंक्वायरी जो है एक्ट स्पेसिफाई कि इंक्वायरी जो उससे कंप्लीट होना चाहिए और 6 महीने में पूरा ही इन्वेस्टिगेशन खत्म होना चाहिए। और ये पीरियड जो 6 महीने का है ये एक्सपेंड किया जा सकता है लोकपाल के द्वारा जब सीबीआई की रिटर्न जो रिक्वेस्ट है वो मिले। कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसमें एक और प्रोविजन है कि जब आपके ऊपर जब प्रोसिक्यूशन जो पब्लिक सर्वेंट एक्ट चली जाता हो तो उस केस में भी अगर कोई करप्ट मीन से उन्हें लगता है कि ये प्रॉपर्टी ली गई तो उसे कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं लोकपाल के, जो भी सैलरी अलाउंसेस और पेंशन होती है चेयरपर्सन की, मेंबर और सेक्रेटरीज की और अदर ऑफिसर या स्टाफ की लोकपाल की, वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। और कोई भी फीस और अदर मनी जो भी ली जाती है लोकपाल के द्वारा वो इस फंड का पार्ट बनती है, कि जो भी लोकपाल को चार्ज करेगा वो आगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। अब सस्पेंशन रिमूवल और चेयरपर्सन का देख लेते हैं और मेंबर ऑफ लोकपाल का, कि जो चेयरपर्सन और मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से रिमूव होते हैं ऑन द ग्राउंड मिसबिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी ये मिसबिहेवियर ग्राउंड होता है तो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट लगती है, और फॉर डेट एक पेटिशन रिपोर्ट जो देते हैं, जब भी पेटिशन साइन होता है वो कितने नंबर ऑफ मेंबर्स के द्वारा, कि जो एटलीस्ट 100 जो मेंबर है पार्लियामेंट के वो उसको साइन करके देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्पेशल कोर्ट है वो भी सेटअप की जाएगी टू हियर एंड डिसाइड द केसेस जो भी लोकपाल द्वारा रेफर किए गए हैं। तो गाइज ये आपको पूरा ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, आपको बड़े ही आसानी से समझाया गया। दोनों आर्टिकल हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ। तो न्यूज़ में रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया क्रिएशन 22nd लॉ कमीशन का, जिसका टर्म है 3 साल का। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं अबाउट लॉ कमीशन। तो ये एक फर्स्ट नॉन स्टैट्यूटरी कमीशन है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर 3 साल बाद बनाई जाती है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि लीगल रिफॉर्म्स करना, और एडवाइजरी बॉडी है टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और जो फर्स्ट लॉ कमीशन है वो ब्रिटिश एरा में बनाई गई थी 1834 में। जो चार्टर एक्ट है 1833 का हम पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी, चैप्टर नंबर 1 ऑफ द लक्ष्मीकांत। वैसे प्रिसाइड किया था लोक मकाले ने। हावेवर जो फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया की 1955 में बनाई गई थी 1955 में बाय मिस्टर MC सीतावाड एज चेयरमैन, और इन्होंने सबमिट कर दी है, अब तक इन्होंने सबमिट कर चुके हैं जो लॉ कमीशन 277 रिपोर्ट्स। ध्यान रखेंगे। अब टू 22nd जो लॉ कमीशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या है, अब ध्यान रखेंगे। फुल टाइम जो चेयरपर्सन होते हैं यूजुअली रिटायर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, अगर रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज आता है तो उनका जो ऑप्शन बचता है वो इनके सेम लेवल का वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बचता है, तो आपको इसमें रिटर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी। सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर का, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर, और सेक्रेटरी होता है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का, तो ये ध्यान रखेंगे। और नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर। अब जो टर्म क्या है, टर्म ऑफ रेफरेंस इंक्लूड कि जो भी आइडेंटिफाई करना लो जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो जो भी जिसकी मतलब पुराने बने हुए हैं लेकिन अब एट प्रेजेंट उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको ये देखता है और एग्जामिन करता है कि जो भी लो हैं वो DPSP को पुश करें कि इनकी इंपॉर्टेंस को ज़्यादा बढ़ावा दें, ना कि इनको कम करें, और जो इनको कम कर रहा है उसको हटाएं। कंसिडर और कन्वे करता है गवर्नमेंट को अपने व्यूज़ ऑन द सब्जेक्ट कानून के रिगार्डिंग, और जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो स्पेसिफाई किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके थ्रू, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस के थ्रू, बिकॉज हमने डिस्कस किया था कि ये एज अ एडवाइजरी बॉडी वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का पार्ट है। बार बार हम डिस्कस भी करें कि ये कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेल्ड की गई है, उन्होंने सिलेक्ट किया न्यू विजिलेंस कमिश्नर को। तो एक मेन एजेंसी है प्रिवेंट करने के लिए करप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ये 1964 में एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। डेट्स वाई उस टाइम पे स्टैट्यूटरी बॉडी ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, लेकिन लेटर 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। और ये बनाई किसकी रिकमेंडेशन में की गई थी, संतराम कमेटी, जो कि किससे रिगार्डिंग है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिगार्डिंग है। तो कीवर्ड जो भी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, संतराम कमेटी। उसके बाद मैंने वर्ड बोला आपको कि किसके लिए थी ये कमेटी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, तो ये कमेटी के साथ ऑब्जेक्टिव में डाल देगा। जो CVC है वो मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। ये अपॉइंट किसके थ्रू किए जाते हैं, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड और सील। तो ये मेथड आप ध्यान रखेंगे जहाँ भी मेंशन है कि ये बाय वारंट अंडर हिज हैंड और सील। रिकमेंडेशन हो 3 मेंबर कमेटी की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं और जो यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर के, जो P लोग आपकी यहाँ भी लग जाएगी। C में कैबिनेट लगता है तो C में आप यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर लगा देंगे। ये होल्ड करते हैं ऑफिस 4 सालों के लिए अंटिल 65 ईयर ऑफ एज, दोनों में से जो भी जल्दी हो। और अपने टेन्योर के बाद ये एलिजिबल नहीं होते, फर्दर एम्प्लॉयमेंट कर सकेंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। और प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है CVC को अपने ऑफिस से सर्कमस्टेंसेस में। ये जो ऑलरेडी हमने लक्ष्मीकांत में डिस्कस भी किए थे, ये वो एडजोर्ड इंसॉल्वेंट सारी सब चीज़ें। और जो सैलरीज और अलाउंसेज और अदर सर्विस कंडीशन होती हैं ये सिमिलर होती हैं UPSC के, और ये वैलिड नहीं है इनकी डिसएडवांटेज कि सर्विस में अपॉइंटमेंट के बाद वो कम नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो जो NCRB है, रिसेंटली इसने क्राइम डाटा दिया था 2017 का। तो ये सेटअप की गई थी 1986 में। ये फंक्शन करती है एज अ रिपोजिटरी, इंफॉर्मेशन का देती है कि स्टोर भी रखती है रिगार्डिंग क्राइम एंड क्रिमिनल, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिल सके। जो भी रिगार्डिंग क्राइम कि आपने देखा होगा कि इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कि फ़ोटो चेक करके कि हमने जो CID जो सीरियल्स भी आते हैं कि फिर कोई डाटा मैच कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो यहीं से होता है। वो ये सेटअप की गई थी किसके रिकमेंडेशन पे, जो नेशनल पुलिस कमीशन है और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की टास्क फोर्स के दोनों से। और ये अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का। ये एक्ट करती है एज अ नेशनल स्टोर हाउस फिंगरप्रिंट्स का, जो रिकॉर्ड रखते हैं कन्विक्टेड पर्सन को, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन क्रिमिनल्स का भी। वेरी इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं कि फॉरेन के क्रिमिनल्स के भी इसमें स्टोर होते हैं कि यस होते हैं। रिलीज करता है प्रिजनर स्टैटिक्स ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। सम ट्रेंड क्या कहते हैं कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो इंक्रीज हुआ है, तो उसमें उत्तर प्रदेश टॉप पे आया है। और जो साइबर क्राइम्स है वो 77% 77% इंक्रीज हुए 2017 में 2016 से। और जो नंबर ऑफ प्रिजनर थे वो कम हुए 2015 से लेकर 2017 में। जो जेल के अंदर ओवर क्राउडिंग हो रही है, विद उत्तर प्रदेश एक सबसे ज़्यादा ओवर क्राउडिंग की जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहा है। और अंडर ट्रायल जो प्रिजनर हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये हमारा कैग नहीं है, उससे आप ध्यान देंगे। तो कैग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पोस्ट नहीं है।
तो ये रिसेंटली ये अपॉइंट किया गया, तो ये अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो आप ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 5 डिपार्टमेंट है, तो उनमें से एक डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, और ये फंक्शन करता है, और ये खुद गूगल करेंगे आप, बिकॉज इतना करेंगे तभी आप ध्यान रख पाएंगे। और ये फंक्शन करता है एज अ प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन अकाउंटिंग मैटर टू द यूनियन गवर्नमेंट, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है जैसा आपको एक्सप्लेन किया जाता है, और ये अपनी पावर प्रेसिडेंट से ड्राइव करता है फ्रॉम आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टेट करता है कि जो अकाउंट है यूनियन और स्टेट के वो उस फॉर्म में प्रिस्क्राइब किए जाएंगे जो प्रेसिडेंट साहब बताएंगे किसके एडवाइस पे, कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कंट्रोलर तो हमारे कैग की एडवाइस पे, नोट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ध्यान रखेंगे आप। तो ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। जो लोकेशन है बिजनेस रूल 1961 का, वो प्रिस्क्राइब करता है कि जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सीजीए की, वो इंक्लूड करते हैं कि एडमिनिस्टर करता है कि पेमेंट का रिसीवर जो भी रिसीट्स है अकाउंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सभी मंथली और अकाउंट को प्रिपेयर करना, ये सब इसका काम है। और ये रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करना कि टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो मेन इंपोर्टेंट्स में आप शुरू में ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, और जो कैग और सीजीए दोनों में डिफरेंस मेंटेन आपको पता होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबल है, कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है प्रोग्रेस, सबमिशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस टेकन ऑन द रिकमेंडेशन जो भी कंटेन है पब्लिक अकाउंट कमेटी के, और जो कैग की रिपोर्ट्स हैं। और ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सीएजी है, ये कैडर मैनेजमेंट भी करता है, ग्रुप है जो हमारे आईएएस ऑफिसर है, ग्रुप बी ऑफिसर्स का भी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारा जो लास्ट आर्टिकल है डेट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो जो सीसीआई है वो 10 साल उसने कंप्लीट कर लिया अपने 2019 के अंदर। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, या 2002 के एक्ट से बनाई गई थी, ध्यान इंपॉर्टेंट रखेंगे, 2002 के एक्ट से बनाई गई थी, लेकिन बनी है 2009 में, तभी इसे 10 साल हो सकते हैं 2019 में। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट करना एक एडवर्स इफेक्ट की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी भी एक इंडिविजुअल की, किसी इंडिविजुअल कंपनी की, प्रमोट करना, सस्टेन करना कंपटीशन की, सस्टेन इन द सेंस आज भी और कल भी, इन द लॉन्ग टर्म मीन्स प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट कंज्यूमर्स का, और ये इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड को भी। और जो एक्ट था 2002 का वो स्टिल रिलेट करता है जो सीसीआई है दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन इंडिया की, उसमें चेयरपर्सन होते हैं और नॉट लेस देन 2, मतलब इसका जो मेंबर्स का 2 से लेकर 6 तक जो स्लॉट चलता है कि 2 से कम नहीं होने चाहिए और 6 से ज़्यादा नहीं। और ये रेगुलेटरी और क्वासी जुडिशियल है कि कम जुडिशियल, और सो मोटो पावर है कि खुद से इंक्वायरी कर सकती है अबाउट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, और ये ओपिनियन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओपिनियन देती है वो बाइंडिंग नहीं होती। तो हमारे गाइज ये लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 10 में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हमारे जो गवर्नेंस के हैं, एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड थैंक यू।